नमस्कार। बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो जनता दल यू ने कहा है कि नीतीश कुमार में वो तमाम खूबियां हैं जिनके चलते वो 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि लगे हाथ वो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही एनडीए के नेता हैं, वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और नीतीश कुमार पीएम पद की दावेदारी नहीं कर रहे हैं। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि एक तरफ तो जेडीयू कहती है कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जिनके चलते वो पीएम बन सकते हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि नहीं, वो पीएम नहीं बनेंगे क्योंकि वो उम्मीदवार नहीं है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार इसका मतलब है कि पीएम भी बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं बन सकते। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने ही सबसे पहले ये शुरुआत की थी उन्होंने ये बात कहते हुए कि नीतीश कुमार में वो तमाम खूबियां हैं जिनके चलते वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू जो कि बीजेपी के साथ है, एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल है, हाल ही में जो मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ उसमें जेडीयू शामिल हुई, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाने लगा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसके क्या सियासी मायने हैं। और दूसरी बात यह कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं है, नवीन पटनायक क्यों नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उनकी पार्टी लगातार जब से पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव वो जीते हैं, बीजेपी को उन्होंने हराया है, उसके बाद से कहते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष की साझा उम्मीदवार हो सकती है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार का नाम आना, इसका क्या मतलब है। और फिर नवीन पटनायक क्यों नहीं। नवीन पटनायक और नीतीश कुमार दोनों ऐसे नेता हैं जो जनता परिवार के सदस्य हैं। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि 2000 से ही मुख्यमंत्री हैं लगातार। नीतीश कुमार को अगर आप बीच का वो 9 महीने का गैप छोड़ दें जब उन्होंने मांझी को बनाया था मुख्यमंत्री, उसके बाद 2000 से लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सन 2000 से नवीन पटनायक लगातार उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, ममता बनर्जी भी केंद्र में मंत्री रही हैं, तीनों ही बीजेपी की सरकारों में मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार में गुण हैं तो ममता बनर्जी में नहीं है क्या? अगर ममता बनर्जी में है तो क्या नवीन पटनायक में नहीं है? और अगर इन तीनों में गुण हैं तो फिर राहुल गांधी के बारे में क्या कांग्रेस पार्टी इनमें से तीनों में से किसी एक को भी स्वीकार कर सकती है? इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं लगती, क्योंकि जब सोनिया गांधी ने बैठक भी बुलाई थी ममता बनर्जी के साथ अभी हाल ही में, तो उसमें ममता बनर्जी ने अपनी ओर से सुझाव दिए थे, कहा था कि विपक्षी पार्टियों का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। उस पर कांग्रेस ने अभी तक कोई उत्साह नहीं दिखाया है। तो ऐसे में यही सवाल उठता है कि फिर ऐसे में नीतीश कुमार की बात क्यों आई। अब इसको लेकर के जितने में उतनी बातें कही जा रही हैं। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज़ हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनका अपमान हुआ, क्योंकि चिराग पासवान के चलते जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और चिराग पासवान से बीजेपी ने अपनी दूरी नहीं बनाई। ये बात अलग है कि चुनाव के बाद चिराग पासवान को एक तरह से बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। दूसरा, पेगासस मामले की जांच हो, ये नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा। तीसरा, जातिवाद जनगणना का मुद्दा जो तेजस्वी यादव ने जोर शोर से उठाया, नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया। प्रतिनिधिमंडल लेकर दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मिले और साउथ ब्लॉक में पीएम से मिलने के बाद तेजस्वी को अपने बगल में खड़ा करके कहा कि तेजस्वी ने भी इस मांग को जोर शोर से उठाया है। नीतीश कुमार के बारे में चूंकि ऐसा पहले हो चुका है कि वो बीजेपी के साथ रहे, फिर मोदी की उम्मीदवारी को लेकर के वो बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ चले गए, आरजेडी के साथ 2015 का चुनाव लड़ा, जीता, उसके बाद फिर वापस छोड़ के वहाँ से बीजेपी के साथ आ गए और फिर जो अगला चुनाव है वो बीजेपी के साथ जीता। तो वो पाला बदलते रहे हैं। तो ऐसे में फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं? क्या कुछ ऐसा समझौता हो सकता है कि नीतीश कुमार यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और वहाँ पर तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएं? लेकिन ये सिर्फ कयास है, ये बोलना आसान है, होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ नीतीश कुमार को अकेले फैसला नहीं करना है। इस बारे में तमाम राजनीतिक दल हैं। हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी हैं जो बहुत मजबूती के साथ अपनी दावेदारी कर रही हैं। इसके साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है जो हर हाल में चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने।
तो ऐसे में नीतीश कुमार की गोटी कहाँ फिट होती है? नीतीश कुमार की गोटी फिट होती है तीसरे मोर्चे की बात में। जब हाल ही में नीतीश कुमार अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने आए थे और उसके बाद फिर दोबारा आए थे, तो उनकी मुलाकात यहाँ पर कई नेताओं से हुई। उनमें ओम प्रकाश चौटाला भी थे, जो हाल ही में जेल से छूट करके आए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। चौटाला से लगातार मुलाकात हो रही है। HD देवेगौड़ा मिले, मुलायम सिंह यादव मिले, शरद यादव मिले, ये सब नेताओं से इनकी एक दूसरे आपस में बातचीत, मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। सब तीसरे मोर्चे की बात कह रहे हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि चौटाला ने यह कहा है कि सितंबर में तीसरे मोर्चे का गठन कर दिया जाएगा, और जाहिर सी बात है कि तीसरे मोर्चे का अगर गठन होगा तो सवाल पूछा जाएगा कि आपका लीडर कौन। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के नेता बन सकते हैं, वो भी बीजेपी के साथ रहते हुए? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कहीं बीजेपी की रणनीति तो नहीं है कि जो विपक्षी एकता एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बनती दिख रही है, इतनी सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, हर मुद्दे पर साथ आ रही हैं, संसद में भी, सड़क पर भी साथ आ रही हैं, उसको तोड़ने के लिए तीसरे मोर्चे की बात करना, उसको तोड़ने के लिए नीतीश कुमार में पीएम के सारे गुण ये कहना, और उस तीसरे मोर्चे का नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनाना, क्या ये भी एक चाल हो सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। पर ये सारे सवाल अभी ऐसे हैं जिनका जवाब तुरंत मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत प्रीमेच्योर है। अब ये सिर्फ बातें हो रही हैं, जिसको राजनीति की भाषा में कहा जाता है ट्रायल बलून। ये एक तरह का ट्रायल बलून छोड़ा गया है देखने के लिए कि आखिर इसका असर क्या होता है। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या है, और अगर नीतीश कुमार का नाम इस तरह सामने आया तो उस पर ममता बनर्जी क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी देखने की बात होगी। तो जैसा मैंने कहा कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे नवीन पटनायक हो, तीनों ही सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, तीनों ही क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं, तीनों का ही अपने अपने राज्य में ज़बरदस्त दबदबा है, अपने अपने राज्यों में तीनों ही बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन इसमें नीतीश कुमार का पलड़ा इसलिए भारी बैठता है क्योंकि पहली बात तो वो उत्तर भारत से आते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनके नाम पर शायद बाकी पार्टियों को वैसे ऐतराज़ ना हो जैसे कि पहले हुआ करता था। 2013 में वो गंभीर रूप से उनका नाम चला था तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वो जितना तेज़ी के साथ चला था उतनी तेज़ी के साथ वो वापस हो गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके लिए तैयार नहीं थी। अब भी शायद तैयार ना हो कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात यह है कि सांसद आप देखिए, 16 सांसद जेडीयू के, 22 सांसद टीएमसी के, 16 सांसद 22 सांसद लेकर के क्या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जब तक उसके पास 50-45 ना हो। चंद्रशेखर के पास भी इतने ही सांसद थे, तब जाकर के कांग्रेस ने बाहर से उनको समर्थन दिया था। तो ये एक देखने की बात होगी कि क्या वाकई वो अपनी इस इतनी कम ताकत के बिना पर प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक गठबंधन बने, अगर पुराना जनता परिवार एकजुट हो, अगर वो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ करके जनता परिवार के नाम पर, जनता दल के नाम पर इस तरह से अगर कोई फार्मूला बना करके चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, 40-50 सीटें लाते हैं, तो उसके बाद वो शायद कांग्रेस के पास जा सकते हैं। ये भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ कयास हैं, अटकलें हैं, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई जनता दल यू की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि अगला कदम भी उन्हीं की तरफ से उठाना होगा, तभी पता लग पाएगा कि आखिर इस पूरे बयानों के पीछे और इस तरह की जो खेल है उसके पीछे क्या रणनीति है। तो बात पतेगी में इतना ही। देखते रहिए NDTV।